डिस्क्लेमर पढ़ें और फॉलो करें। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर ब्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग टेस्ट हैं: वाटर एब्जॉर्प्शन, एफ्लोरेसेंस, शेप एंड साइज, हार्डनेस, कंप्रेसिव, स्ट्रक्चरल, साउंडनेस। पहले हम देखते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि जो सूखी ब्रिक रहती है उसका सबसे पहले हम वेट करते हैं। इसमें हम देखते हैं कितना पानी ब्रिक एब्जॉर्ब कर रही है। ये टेस्ट में सूखी ब्रिक को हम पहले वेट करते हैं, फिर उसको 16 घंटे तक पानी में डुबो के रखते हैं। 16 घंटे के बाद उसको फिर से बाहर निकाल के वेट करते हैं। डिफरेंस इन वेट सूखी ब्रिक और 16 घंटे के बाद जो ब्रिक हमने निकाली है उसका जो वेट का डिफरेंस रहता है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ड्राई ब्रिक के वेट का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला टेस्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रिक को 24 घंटे तक पानी में डुबो के रखते हैं, फिर उसको बाहर निकालते हैं। उसका जो फ्रॉक रहता है उसको हम 1:3 मोल्टार से हम उसको पूरा फिल कर देते हैं। उसके बाद उसको जूट बैग में लपेट के भिंगा के 24 घंटे तक रखते हैं। उसके बाद उससे निकाल के 3 दिन तक पानी में डुबा के रखते हैं। उसके बाद उसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जो मशीन है उसकी प्लेट के बीच में रखते हैं, कंप्रेशन लगाते हैं। जिस पॉइंट पे वो टूटता है यूनिफॉर्म रेट पे हम उस पर लोड लगाते हैं 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर। जिस मैक्सिमम लोड पे वो टूट जाता है उसको हम नोट कर लेते हैं। इस फॉर्मूले में हम उसको रखते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं। कुछ भी हो द क्रशिंग स्ट्रेंथ और द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 3 न्यूटन पर एम स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। और जो ब्रिक्स ऑफ द हाई क्वालिटी शुड नॉट हैव स्ट्रेंथ लेस देन 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और जो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक, उसकी जो स्ट्रेंथ है 40 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ऊपर होनी चाहिए। यदि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ब्रिक शुड नॉट ब्रेक व्हेन फॉलन फ्रॉम एंड एट द ग्राउंड फ्रॉम द हाइट ऑफ द 2 मीटर। 2 मीटर से उसको हम नीचे गिराएंगे और टूटनी नहीं चाहिए। अगला टेस्ट है एफ्लोरेसेंस टेस्ट। एफ्लोरेसेंस टेस्ट में एफ्लोरेसेंस क्या रहता है कि जो भी ब्रिक है उसके अंदर जिस मिट्टी से वो बनी है उसमें सॉल्ट कितना प्रेजेंट है, ये हम देखते हैं एफ्लोरेसेंस टेस्ट में। तो हम क्या करते हैं, पानी में इसको डुबो के रखते हैं। पानी से डुबो के जब हम इसको बाहर रखते हैं तो अंदर का सॉल्ट तो घुल जाएगा और घुल के पानी के साथ बाहर आएगा। पानी के साथ जब वो बाहर आता है तो ब्रिक की लेयर में वो चिपक जाता है और ब्रिक की लेयर जो है सफ़ेद हो जाती है ना। सफ़ेद एक लेयर टाइप के सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। तो हम वो उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि ब्रिक जो मिट्टी से बनी है उसमें सॉल्ट था कि नहीं। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ब्रिक को लेते हैं, 24 घंटे तक पानी में रखते हैं। उसके बाद उसको छाँव में उसको सुखाते हैं और हम देखते हैं कि कितना जो है ब्रिक की सरफेस जो है उसमें सफ़ेदपन आ गया, सफ़ेद दाग आ गए। यदि उसमें 10% से कम सरफेस यदि वाइट डिपॉजिट हैं तो हम कहेंगे कि एफ्लोरेसेंस बहुत कम है। यदि 50% तक आ गए हैं तो हम कहेंगे कि एफ्लोरेसेंस मॉडरेट है। और यदि 50% से ज़्यादा डिपॉजिट आ गए तो हम कहेंगे कि एफ्लोरेसेंस बहुत हैवी है और हमें वो ब्रिक जो है रिजेक्ट करनी पड़ेगी। अगला टेस्ट है स्ट्रक्चरल टेस्ट। अ स्पेसिमेन ब्रिक इज ब्रोकन एंड स्ट्रक्चर इज एग्जामिन्ड। इट शुड बी होमोजीनियस, कॉम्पैक्ट एंड फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, लम्प्स एंड होल्स। ठीक है, तो जो भी ब्रिक्स है उसको हम बीच में से तोड़ेंगे। तोड़ के हम देखेंगे कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। उसमें कोई क्रैक्स नहीं होने चाहिए, उसमें होल्स नहीं होनी चाहिए, वो होमोजीनियस होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, उसमें ढेले नहीं होने चाहिए, लम्प्स मतलब ढेले, और उसमें होल्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगला टेस्ट है शेप एंड साइज़ टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं कि ब्रिक शेप एंड साइज़ अच्छा है कि नहीं ये हम देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, 20 ब्रिक हम रैंडमली उठा लेते हैं और उसको हम एक साथ जो है उसको ग्राउंड पे रखते हैं। लेंथ वाइज रखते हैं, विड्थ वाइज रखते हैं और हाइट वाइज रखते हैं। फिर हम देखते हैं कि टोटल लेंथ, टोटल विड्थ और टोटल हाइट हम उसकी नाप लेते हैं, वो इस रेंज में आनी चाहिए। यदि नहीं आती हैं तो हम उसको रिजेक्ट करते हैं। अगला साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि दो ब्रिक को आपस में टकराते हैं, है ना, उसके सिरे से उनको टकराते हैं। रिंगिंग साउंड आना चाहिए और दोनों ब्रिक टूटनी नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो साउंड है।
हार्डनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि ब्रिक्स में फिंगर नेल की मदद से जो है हम उसको स्क्रैच करते हैं, उसमें कोई भी इम्प्रेशन नहीं आना चाहिए। इम्प्रेशन नहीं आता है तो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। अब आगे हम देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स। तो यहाँ पे हम ये अलग अलग तरह की ब्रिक्स देख रहे हैं जो अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर में हम इसका प्रयोग करते हैं। इनमें से एक रिफ्रैक्टरी ब्रिक भी रहती है जो कि हम भट्टी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेने के लिए बनी हुई रहती है। एक रहती है हॉलो ब्रिक जो कि लाइट वेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसमें लिखा है हॉलो ब्रिक आर a good construction material. Nowadays it is used for various construction building and compound wall. They are very cheap in cost and strong and available in the local construction material shop. Uh, many people use this hollow brick because it reduces and heat and make the building cool. इसके बीच में जो होल्स जो रहते हैं तो उसके कारण जो है गर्मी अंदर से बाहर जो है नहीं आ पाती है या बाहर से अंदर नहीं जा पाती है, इंसुलेशन रहता है इसमें। ठीक है, तो गर्मी में जो है ठंडक रहेगी अंदर और ठंडक में अंदर गर्मी रहेगी। अगली टाइप की ब्रिक है फ्लाई ब्रिक। फ्लाई ब्रिक आर द हाईटेक वेल इम्प्रूव क्वालिटी brick used for the construction of the brick masonry structure. They are used as a replacement of the normal clay brick and has a better property than it. The fly ash brick competitive in comparison with the conventional brick and provide enormous indirect benefit. Fly ash bricks भी रहती हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ जो रहती है नॉर्मल ब्रिक से ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये हम देखते हैं कि इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अच्छी रहती है नॉर्मल ब्रिक से। थर्मल इंसुलेशन अच्छा रहता है और चीप भी रहती हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी रहती हैं। इस कारण से जो है इनका प्रयोग आजकल बढ़ गया है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं पेवर ब्लॉक। पेवर ब्लॉक अलग अलग शेप के हैं। पेवर ब्लॉक आर स्लिप रेजिस्टेंट एंड स्किड रेजिस्टेंट। तो स्लिप रोकने के लिए जो है पेवर ब्लॉक हम बिछाते हैं। Paver block can be used in any weather condition. These paver block are very easy to install and do not need any special equipment for its installation. The most important advantage of paver block is they can be easily replaced. तो इसको आसानी से लगाया जा सकता है, आसानी से रिप्लेस भी किया जा सकता है। इनका प्रयोग हम कहाँ पे कर रहे हैं? इनका प्रयोग हम फुटपाथ पे कर रहे हैं। कहीं कहीं तो रोड भी इनकी मदद से हम बना देते हैं, यदि छोटा रोड बनाना हो तो। इनको हम पार्क में लगाते हैं, है ना, अपने वरांडा वगैरह में भी इसको हम लगा सकते हैं। थैंक यू।